बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास। आज हम चैप्टर 7 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ए गर्ल इज वॉकिंग ऑन ए कारपेट वेयरिंग हाई हील्स शूज। एक गर्ल है जो वॉक कर रही है कारपेट पे और उसने हाई हील शूज पहने हुए हैं। इट लीव्स डीप इम्प्रेशंस ऑन द कारपेट। व्हाई? वो कारपेट पे डीप इम्प्रेशंस छोड़ जाते हैं, वो जो हील्स हैं, हील शूज हैं। इसकी रीजन क्या है? तो बेसिकली अगर हम देखें तो कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसका वेट होता है। वेट से मुराद डाउनवर्ड वो फोर्स इंप्लीमेंट कर रहा होता है। जब वो डाउनवर्ड फोर्स इंप्लीमेंट करेगा तो पर यूनिट एरिया वहां पर प्रेशर एक्सर्ट होगा। ठीक है, तो इसीलिए जब एक गर्ल जो है वो वॉक कर रही होती है कारपेट पे और उसने हाई हील शूज पहने हुए हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो इंप्रेशन छोड़ जाते हैं कारपेट पे, क्योंकि उस गर्ल का जो वेट है वो डाउनवर्ड है, यानी कि फोर्स डाउनवर्ड है और वो पर यूनिट एरिया, अब एरिया स्मॉल है तो जो प्रेशर है वो ज्यादा होगा। जब प्रेशर ज्यादा होगा तो डेफिनेटली कारपेट पे क्या होगा, इंप्रेशन छोड़ जाएंगे वो हील्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डैम्स आर मेड थिक एट इट्स बॉटम। डैम्स जो हैं वो बॉटम पे थिक क्यों बनाए जाते हैं, यानी कि उनकी जो कंक्रीट की दीवार होती है वो उसकी मोटाई बॉटम पे ज्यादा क्यों होती है? तो बेसिकली अगर आपने डैम का मुआयना किया हो तो वो ऊपर से उनकी जो थिकनेस होती है वॉल की वो कम होती है और जो जो नीचे की तरफ आते हैं तो उसकी थिकनेस इंक्रीज करती जाती है। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीजन होती है? तो आप एक बात ये जानते हैं कि जो वाटर है, वाटर का जो प्रेशर है वो डेप्थ के साथ साथ इंक्रीज करता है। सिर्फ वाटर ही नहीं, कोई भी लिक्विड हो तो लिक्विड में जितनी गहराई में जाएंगे प्रेशर उतना ज्यादा होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो जो डैम की वॉल के साथ हम नीचे की तरफ जाएं तो वाटर का जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो रहा है। जब वाटर का प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो उस प्रेशर को स्टॉप करने के लिए हमें मजबूत दीवार चाहिए ताकि उस प्रेशर की वजह से दीवार टूट ना जाए। तो इसलिए जो डैम की वॉल्स होती हैं वो बॉटम पे थिक बनाई जाती हैं, मोटाई उनकी ज्यादा रखी जाती है ताकि ज्यादा वाटर के प्रेशर को वो रोक सकें और डैम टूट ना जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ डज अ शार्प नाइफ कट वेजिटेबल्स इजीली। शार्प नाइफ जो है वो वेजिटेबल्स को इजीली कट कैसे कर सकता है? तो अगर आप नाइफ को देखें तो नाइफ जो है उसका शार्प है ना, शार्प है तो एरिया उसका कम होगा और P इक्वल टू एफ ओवर ए के फार्मूले से, यानी कि प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया के फार्मूले से अगर हम देखें तो एरिया जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, यानी कि एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ज्यादा होगा। तो जो शार्प नाइफ है उसका एरिया कम है तो हमें फोर्स कम लगानी पड़ती है और प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट होता है, जिसकी वजह से जो वेजिटेबल्स हैं या कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट होते हैं वो इजीली कट हो जाते हैं नाइफ की मदद से। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, एन इन्फ्लेटेड बैलून इज प्लेस्ड इन ए लार्ज ग्लास जार। एक इन्फ्लेटेड बैलून है और उसको एक ग्लास जार के अंदर रखा गया है। व्हाट विल हैपन टू द वॉल्यूम ऑफ बैलून इफ वी स्टार्ट इवैक्यूएटिंग द ग्लास जार। उस बैलून के साथ क्या होगा अगर हम क्या करें, ग्लास जार में से जो एयर है वो बाहर निकालनी शुरू कर दें वैक्यूम पंप की मदद से। तो बेसिकली अगर आप डायग्राम में देखें तो ये सिचुएशन बताई गई है कि एक गिलास जार है और उसके साथ वैक्यूम अटैच किया हुआ है और एक इन्फ्लेटेड बैलून उस गिलास जार के अंदर मौजूद है। अब पूछा यह गया है कि अगर हम इस गिलास जार के अंदर की एयर को रिमूव कर दें तो इस बैलून पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो बैलून डिपेंड करता है कि है किस तरह का, मतलब एक ये है कि वो फुल एक्सपेंड नहीं हुआ, फुल उसके अंदर हवा नहीं भरी हुई, अभी गुंजाइश है। तो उस सूरत में जब हम एयर निकालेंगे इसमें से, गिलास जार में से, तो ये बैलून का जो डायामीटर है वो ज्यादा होता जाएगा, यानी कि यूं समझे जैसे हम हवा भरते हैं तो वो ज्यादा फूलता जाता है। तो वही सिचुएशन होती जाएगी इसकी उस वक्त तक जब तक कि वो कंप्लीटली उसके अंदर हवा फिल ना हो जाए। और अगर वो ऑलरेडी कंप्लीटली फिल हुआ है तो उस केस में जो ही हम इस गिलास जार से एयर रिमूव करेंगे तो अब मजीद गुंजाइश इस बैलून की फूलने की नहीं है,
तो इस वजह से क्या होगा कि ये बैलून फट जाएगा। तो बेसिकली ऐसा क्यों हो रहा है, जब हम बाहर का एयर प्रेशर एयर यहां से निकाल देते हैं तो इसका एयर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। जब एयर प्रेशर यहाँ के एरिया का डिक्रीज करता है तो जो बैलून के अंदर वाला एयर प्रेशर इंक्रीज है वो लोअर प्रेशर की तरफ मूव करता है, जिसकी वजह से बैलून जो है वो उसका ज्यादा फूल जाता है। और अगर वो मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच चुका है तो डेफिनेटली उससे ज्यादा उसमें गुंजाइश नहीं है, फिर वो फट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, why the reading on barometer decreases when we travel to higher altitude areas? बैरोमीटर की जो रीडिंग होती है वो डिक्रीज क्यों करती है जब हम हायर एल्टीट्यूड की यानी कि ज्यादा हाइट की तरफ मूव करते हैं या ज्यादा हाइट वाले एरिया में जाते हैं। तो ये हमारे पास बैरोमीटर है। बैरोमीटर की जो रीडिंग है वो किस चीज पे डिपेंड कर रही होती है, आल्टीट्यूड जो जो इंक्रीज करता है तो जो अमाउंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स होती है एयर में वो डिक्रीज कर जाती है। क्या होता है कि जो जो हाइट इंक्रीज करेगी तो जो अमाउंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है एयर में वो डिक्रीज करेगी। एयर बिकम्स लेस डेंस, एयर लेस डेंस हो जाएगी देन एयर नियरर टू सी लेवल। तो जो हाइट पे एयर होगी उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी सी लेवल की, सी लेवल पे जो एयर है उसकी डेंसिटी के मुकाबले में। दिस इज व्हाट मेट्रोलॉजिस्ट एंड माउंटेनर्स मीन बाय थिन एयर। उसको मेट्रोलॉजिस्ट या माउंटेनर्स जो होते हैं वो उसको थिन एयर का नाम देते हैं, यानी कि जो बुलंदी पे पहुंच जाएंगे और जो डेंसिटी एयर की वो डिक्रीज हो जाएगी तो उसको हम थिन एयर का नाम देंगे। थिन एयर एक्सर्ट्स लेस प्रेशर देन एयर एट द लोअर एल्टीट्यूड। थिन एयर जो होती है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है लेकिन वो लेस प्रेशर एक्सर्ट करती है एज कंपेयर टू द प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ और द लोअर एल्टीट्यूड। Hence, the reading on barometer decreases when we travel to higher altitude. तो इसी वजह से जो थिन एयर है या डेंसिटी एयर की कम हो जाती है हाइट पर जाकर तो वो प्रेशर लो एक्सर्ट करेगी। तो इस वजह से जो हायर एल्टीट्यूड है वहां पर बैरोमीटर की रीडिंग जो है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ अ लिक्विड हैज डेंसिटी 3 times the density of mercury, what will be the height of the liquid column in barometer? अगर लिक्विड की डेंसिटी 3 times है डेंसिटी ऑफ मर्करी से, यानी कि मर्करी के डेंसिटी से लिक्विड की जो डेंसिटी है वो 3 टाइम्स ज्यादा है, तो हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम बैरोमीटर में क्या होगा? तो बेसिकली इसमें बताया यह गया है कि हम ये जानते हैं कि जो मर्करी की डेंसिटी होती है वो 13.6 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होती है और लिक्विड की डेंसिटी उसने कंडीशन दी है कि हैज 3 times द डेंसिटी ऑफ मर्करी, यानी कि मर्करी की डेंसिटी को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो लिक्विड की डेंसिटी आ जाती है, वो ये आ गई। अब जो हाइट ऑफ मर्करी होती है वो आपने पढ़ा है 76 सेंटीमीटर होती है, यानी कि 0.76 मीटर। तो हमने हाइट ऑफ द लिक्विड कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम जो सब्सटेंस है वो चेंज कर देते हैं, यानी कि मर्करी यूज करते हैं, वाटर यूज करते हैं या कोई भी और लिक्विड हम यूज करते हैं, तो उस केस में उसकी डेंसिटी चेंज हो जाती है, उसकी हाइट चेंज हो जाती है लेकिन प्रेशर सेम रहता है। तो इसका मतलब यह है कि जो लिक्विड का प्रेशर होगा वही मर्करी का प्रेशर होगा, यानी कि P लिक्विड इक्वल टू P मर्करी। अब P इक्वल होता है रो जी एच के, तो रो लिक्विड जी एच लिक्विड इक्वल टू रो मर्करी जी एच मर्करी, यानी कि रो जी एच की इस साइड पे वैल्यूज लिक्विड वाली पुट करेंगे और इस साइड वाली मर्करी वाली पुट करेंगे, तो जी जी से कैंसिल हो जाएगा। रो लिक्विड एच लिक्विड इक्वल टू रो मर्करी एच मर्करी, यानी कि रो लिक्विड की वैल्यू हमें गिवन है 40.8 इंटू एच लिक्विड इक्वल टू रो मर्करी की वैल्यू है 13.6 इंटू एच मर्करी, हाइट ऑफ द मर्करी ये हमारे पास है 0.76 मीटर। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारे पास हाइट ऑफ द लिक्विड आ जाती है 0.253 मीटर, जो कि हमें कैलकुलेट करने को कहा गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, How do we sip water from glass using straw? Can we sip water with straw on moon? या हम स्ट्रॉ यूज करके ग्लास में से वाटर कैसे सिप कर सकते हैं, वाटर कैसे पी सकते हैं, जबकि क्या यही एक्सपेरिमेंट हम मून पे कर सकते हैं? तो जब हम वाटर में एक स्ट्रॉ लगाकर उस स्ट्रॉ में से हम सक करते हैं तो होता यह है कि जो अंदर का एयर प्रेशर है वो डिक्रीज कर जाता है। जब हम एयर, जाहिर सी बात है, सक करते हैं तो
एयर जो है वो प्रेशर जो है उसका डिक्रीज हो गया। जब प्रेशर डिक्रीज होगा तो उस प्रेशर के एरिया को फिल करने के लिए कोई ना कोई हमें लिक्विड चाहिए या कोई भी एयर चाहिए। अब एयर तो है नहीं, नीचे क्या है, लिक्विड है, तो वो लिक्विड भी सक होके ऊपर आ जाता है। इसको यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हेन वी सिप अ लिक्विड थ्रू अ स्ट्रॉ, जब हम सिप करते हैं स्ट्रॉ की मदद से, वो डिक्रीज द एयर प्रेशर इन द स्ट्रॉ बाय रिमूविंग द एयर फ्रॉम इट। तो स्ट्रॉ के अंदर का जो एयर प्रेशर है वो डिक्रीज कर जाता है जब हम उसमें से एयर रिमूव कर देते हैं, सक कर लेते हैं। द प्रेशर इनसाइड द स्ट्रॉ देन बिकम्स लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो प्रेशर होता है इनसाइड द स्ट्रॉ वो कम हो जाता है देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो इर्द गिर्द प्रेशर मौजूद है। ड्यू टू दिस प्रेशर डिफरेंस, इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर पुशेस द लिक्विड अप द स्ट्रॉ। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या करता है, पुश करता है लिक्विड को स्ट्रॉ में अपसाइड। अब इस क्वेश्चन का जो दूसरा हिस्सा था, कैन वी सिप वाटर विद स्ट्रॉ ऑन मून, क्या हम सिप कर सकते हैं वाटर को स्ट्रॉ की मदद से मून पे। तो मून, वी कैन नॉट सिप वाटर विद स्ट्रॉ ऑन मून, हम मून पे वाटर सिप नहीं कर सकते स्ट्रॉ की मदद से। उसकी रीजन क्या है, बिकॉज देयर इज नो एयर ऑन द मून एंड देयरफॉर नो एयर प्रेशर टू पुश द लिक्विड अप द स्ट्रॉ। जब मून पे एयर ही मौजूद नहीं है तो डेफिनेटली वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी मौजूद नहीं होगा, तो इसलिए हम स्ट्रॉ की मदद से जो लिक्विड है वो सिप नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ कैन अ सबमरीन सिंक एंड फ्लोट इन ए सी। सबमरीन सिंक कैसे कर सकती है और फ्लोट कैसे कर सकती है समंदर में। तो सबमरीन हमारे पास एक ऐसी मशीन है जो कि पानी के अंदर भी तैर सकती है और पानी की सरफेस के ऊपर भी तैर सकती है। पानी के अंदर तैरने से मुराद ये है कि डूब जाती है लेकिन वो मूव कर रही होती है, और पानी की सरफेस पे जैसे शिप्स तैरती हैं तो उस केस के तौर पे भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है, इसमें ब्लास्ट टैंक होते हैं, उनकी मदद से इनको कंट्रोल किया जाता है। अब ब्लास्ट टैंक का काम क्या होता है, जब ब्लास्ट टैंक में हम वाल्व्स ओपन करते हैं, वाल्व ये लगे हुए हैं, तो इनके अंदर वाटर क्या होता है, इंटर होना शुरू हो जाता है। जो समंदर का पानी है वो इस सबमरीन की ब्लास्ट टैंक में इंटर होना शुरू हो जाता है। जो जो वाटर इंटर होता जाता है तो इसका जो वेट है वो ज्यादा होता जाता है सबमरीन का। जब वेट ज्यादा हो जाएगा, अप थ्रस्ट कम हो जाएगी, तो ये पानी के अंदर सिंक कर जाएगी। और जब हम इसको दोबारा पानी की सरफेस पे लाना होता है तो हम क्या करते हैं, दोबारा से ये जो एयर वाटर है ये रिमूव कर देते हैं इस सबमरीन से या ब्लास्ट टैंक से। तो फिर इसका जो वेट है वो जो जो पानी बाहर आना शुरू होता जाता है, जो समझ लें कि मोटर पंप्स की मदद से ये पानी बाहर निकाला जाता है, तो जो जो पानी कम होना शुरू होता है ब्लास्ट टैंक के अंदर, तो इसका वेट डिक्रीज होना शुरू होता है और अप थ्रस्ट फोर्स इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ये सबमरीन दोबारा सरफेस पे आ जाती है। तो इस तरीके से ये सबमरीन पानी की सरफेस के ऊपर भी तैरती है और पानी के अंदर भी इसको मूव करवाया जा सकता है। इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ कैन अ फॉर्क लिफ्टर लिफ्ट कार्स हैवियर देन इटसेल्फ। फॉर्क लिफ्टर कार्स उठा लेता है जो कि उससे भी ज्यादा हैवी होती हैं, उसकी रीजन क्या है। ये हमारे पास एक फॉर्क लिफ्टर है। अब ये हैवी कार्स को कैसे उठा लेता है, इसमें बेसिकली फॉर्क लिफ्टर को बैलेंस रखा जाता है। इसको डिजाइन ऐसा किया जाता है कि ये वेट उठाए भी तो बैलेंस रहे। अब बैलेंस रखने के लिए काम क्या किया जाता है, जाहिर सी बात है जब ये वेट उठाएगा तो इस वेट डाउनवर्ड है, यानी कि इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा डाउनवर्ड, तो ये ऐसे टॉप ओवल कर सकता है, वो गिर जाएगा ये। तो उसको बैलेंस करने के लिए ये किया जाता है कि ये अगर इसका पिवट पॉइंट है जिसका क्रॉस इसने रोटेट करना है, तो इसका जो बैक एंड है फॉर्क लिफ्टर का, उसको इतना ज्यादा हैवी बनाया जाता है कि जितना वेट इधर से प्रोड्यूस हो रहा है उससे ज्यादा इस तरफ से प्रोड्यूस हो रहा हो, ताकि ये बैलेंस रहे। तो इसलिए ये किया जाता है कि फॉर्क लिफ्टर का जो बेस होती है ये काफी ज्यादा हैवी बनाई जाती है। अब मटेरियल ऐसा यूज किया जाता है कि इसका वेट जो होता है वो काफी ज्यादा होता है और इस बैक व्हील पे ज्यादा इसका होता है वेट, ताकि जो भी हम वेट उठाएं तो इससे जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है डाउनवर्ड फोर्स की वजह से, इससे भी उससे ज्यादा प्रोड्यूस हो, ताकि ये
जो फोर्क लिफ्टर है वो गिरेगा। तो यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो करें। थैंक यू।